शादी की रात डेट कैसे आ सकती है? मुझे पागल समझा हुआ है। झूठ क्यों बोल रही हो? रुखसती की डेट फिक्स करते वक्त दुल्हन से उसकी डेट पूछी जाती है। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी बात पर यकीन करके सो जाऊंगा। पहले चेक करूंगा कि रहमान अपने पहलू में बैठी उस छोटी सी दुल्हन को देखे जा रहा था, जिसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। निकाह में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, लेकिन उसकी हालत उससे बहुत बुरी लग रही थी। रहमान ने टेढ़ी निगाहों से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहां पर बिल्कुल उसकी रंगत सर्द पड़ चुकी थी। उसके लब कपकपा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोने लग जाएगी। रहमान उसके चेहरे की तरफ बगैर पलक झपकाए देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे। निकाह के वक्त भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी मम्मा उसके पास बैठी हुई थी, मुसलसल उसे हौसला दिए जा रही थी, और वो 20 साल की कम उम्र की लड़की अपनी उम्र से भी बहुत कम लग रही थी। निकाह के बाद बेसाख्ता ही रहमान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। रुखसती के वक्त भी वो अपने माँ बाप के गले से लगकर ना जाने कितनी देर तक रोती रही थी, और रहमान टेढ़ी निगाहों से उसे तब तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा था। वो बहुत मासूम थी, उसकी आंखों में से मासूमियत टपक रही थी। सफर काफी लंबा था और उस वक्त रहमान गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, मुसलसल बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इतने लम्हे में उसने अभी तक रहमान से किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी जब रहमान ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, अनाबिया आप ठीक तो है ना? उसने रहमान की तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल अंगारा हो रही थी। लिपस्टिक एक साइड से फैल चुकी थी। वो बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। कहीं से भी वो अच्छी खासी समझदार लड़की नहीं लगती थी, लेकिन उसने रहमान की बात का जवाब नहीं दिया। फिर से बाहर की तरफ देखने लग गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहां की उदासी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद रहमान ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक लगा दिया, लेकिन अभी तक वो बहुत परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। बार बार रहमान की तरफ देखती, फिर बाहर की तरफ देखने लग जाती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो रहमान को कुछ बताना चाहती हो। रहमान ने ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। हल्के हल्के म्यूजिक के साथ उसकी चूड़ियों की खनक की आवाज गाड़ी में गूंज रही थी। रहमान ने अगले ही लम्हे उसके हाथ को अपने लबों से लगाया तो वो तड़प उठी थी। उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन रहमान के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो कहने लगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। और वो कहने लगा, क्या हो गया है? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। अब मुझसे इस कदर खौफ क्यों तुम्हें महसूस हो रहा है? वो बहुत मोहब्बत से उससे पूछ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़ें। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सामने रहमान शाह था, अपनी जिद का पक्का। जिस चीज से उसे मना किया जाता था उसने वही करना होता था। वो कहने लगा, सॉरी, मैं आपका हाथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। ये कहकर उसने उसके हाथ को अपने दिल वाली जगह पर रखा और कहने लगा, ये देखिए मेरी धड़कनें भी आपका नाम पुकार रही हैं, अनाबिया। उसकी इन हरकतों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। काफी लंबा सफर था। वो गाड़ी में ही सो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। रहमान ने धीरे से उसे अपने साथ लगा लिया था। बारात शायद सारी ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अनाबिया तो सोच रही थी, जो कुछ हुआ है उसने देखा है। उसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर हो चुके थे। लेकिन अनाबिया तो सो रही थी, जो कुछ हुआ है उसने देखा है। उसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर हो चुके थे। घर के सामने गाड़ी रुकी। उसने देखा कि घर वालों की बहुत ज्यादा कॉल्स आ चुकी थी। अनाबिया तो सो चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने सोई हुई अनाबिया को अपनी बाजू में उठाया, और जिस तरह से वो लेकर उससे अंदर आया था, सारे ही हैरस उसकी तरफ देखे जा रहे थे। बाकी सारे कजन तो हॉटिंग करने लगे, लेकिन बड़ों की तेज नजरें उसे खुद पर महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, भाई क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मेरी बेगम थक गई थी, इतने लंबे सफर के बाद सो चुकी थी। मेरे ख्याल से आप लोग रस्मात को भूल जाएं, अब उसे आराम करना चाहिए। यही कहकर रहमान उसे कमरे की तरफ लेकर चला गया। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। लाकर उसने उसे फूलों की स्टेज पर लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे
उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। लाकर उसने उसे फूलों की सेज पर लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया था। उसे अब जगाना चाहता था। उसने ढेरों उसके साथ बातें करनी थी। जो कुछ उसने सोच रखा था, अपने सारे ख्वाब पूरे करने थे, लेकिन वो तो मुसलसल सोए जा रही थी। ख्वाब खरगोश की मसे लूट रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है, अपने ससुराल आते ही सो गई हो। रहमान मुसलसल उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने धीरे से उसकी नोजपिन उतारी तो उसके नाक पर निशान बन चुका था। बेसाख्ता ही लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने आस्ते से उसकी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। उसने उसके कानों से बड़े बड़े झुमके उतारे, जहां पर झुमकों के निशान बन चुके थे। अगले ही लम्हे वो अपने लब उसकी कान की लूह पर रख चुका था। वो कसमसाकर उठी। उसने आंखें खोली तो रहमान को अपना इतने करीब पा देख कर उसका दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लग गया था। वो अपनी धड़कनें कंट्रोल करती हुई जल्दी से उठकर बैठ गई। वो देखने लगी। उसे समझने में कुछ टाइम लगा कि वो कहाँ है। अगले ही लम्हे उसके सहन में धमाका हुआ तो वो कुछ शर्मिंदा सी नजर आने लगी। उसको कहने लगी, सॉरी, मैं तो 3 दिन से सोई नहीं थी, इस वजह से मेरी आंख लग गई थी। रहमान कहने लगा, कोई बात नहीं, आज आती है नींद, इसमें अब सॉरी करने वाली क्या बात है। बेसाख्ता ही रहमान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। रहमान ने उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उसके करीब होने लगा था। वो जल्दी से रहमान से दूर हुई, कहने लगी, रहमान आप प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहें, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए खाना लेकर आएंगे क्या? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं। देखिए नींद की वजह से कैसी आपकी हालत हो गई है। यह कहकर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया था। उसने मुलाजमा को खाने के लिए कहा और वापस कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद मुलाजमा खाना लेकर आ गई। कमरे में खाना रखकर वो चली गई थी। इतने में अनाबिया भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और इस सारे टाइम में रहमान एक दफा भी उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अब रहमान परेशान हो चुका था कि अनाबिया इस शादी से खुश नहीं थी जब वो इस कदर खामोशी इख्तियार किए हुए थी। उसने बहुत दफा नाबिया के बारे में सुन रखा था, वो बहुत ज्यादा शरारती है और बहुत ज्यादा बातूनी है, लेकिन उसने अभी तक एक दफा भी नहीं बात की। और अब तो रहमान को ये वहम होने लग गया था कि शायद वो अनाबिया को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो इससे कोई बात नहीं कर रही, उसे मुंह नहीं लगा रही। खाना खाने के बाद वो कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो रहमान को सोने का बोल रही थी। रहमान कहने लगा, क्या हो गया है, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है, तुम परेशान और उदास लग रही हो। देखो तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी या फिर तुम इस शादी से खुश नहीं हो, मुझे बताओ। लेकिन रहमान की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इस वजह से मुझे सोना है। रहमान उसकी तरफ देखा और कहने लगा, देखो सोने के लिए तो रात नहीं होती ना, ये तुम सोने की बात क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरी, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सच में बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। वैसे भी रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था। उसकी ये बात सुनकर रहमान ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यालों में भर लिया। कहने लगा, देखो मेरी जान, ऐसा बिल्कुल मत कहो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। देखो तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, 2-3 दफा हमारी बात हो चुकी है, हम बाहर मुलाकात भी कर चुकी हैं, इसके बावजूद भी तुम क्या समझना चाहती हो? क्यों तुम्हें वक्त चाहिए? देखो मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं देना चाहता। उसके बाद जो अगली बात उसने रहमान से कही, वो सुनकर रहमान के चेहरे पर एकदम से संजीदगी छा गई। वो कहने लगा, ये क्या फजूल बात कर रही हो तुम, मैं इन सबको नहीं मानता, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहने लगी, सच में मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। वो निगाहें झुकाए बोले जा रही थी और रहमान को साफ जाहिर हो रहा था उसकी शक्ल देखकर कि वो झूठ बोल रही है, बस रहमान से बचने के लिए बहाना बना रही है। रहमान कहने लगा, देखो नाबिया, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते। देखो नाबिया, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलते। फजूल में मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहने लगी, प्लीज मुझे सोने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहकर वो सोने के लिए लेट चुकी थी।
اگلے ہی لمحے رحمان نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، کہنے لگا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیوں نہیں میرے پاس آنا چاہتی؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا، اس نے فوراً رحمان کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں بول رہی ہوں تو آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں؟ پلیز ایک دفعہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ رحمان حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا نابیہ، میں نے بولا ہے میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں۔ تم جتنی مرضی بہانے بنا لو، جو مرضی کر لو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور ابھی بھی نابیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن وہ اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ بات حقیقت نکلی تھی کہ وہ واقعی میں رحمان سے جھوٹ بول رہی تھی۔ رحمان اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس سے بہت محبت کر رہا تھا، اسے اپنے انداز سے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ رات بھر اسے اپنی محبت سے روشناس کراتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا، بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا نابیہ، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر رحمان کی طرف دیکھا، نفرت سے، پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اور رحمان کو اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا نابیہ، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں اتنی زیادہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ اگر یہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور اتنا بڑا اس بات کا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، خبردار جو تم نے دوبارہ سے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر نابیہ کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو تو وہ اسے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن جیسے اس کا اپنا مطلب پورا ہو چکا تھا تو وہ اس قدر اس سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا شاباش، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، سب ہمارا نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آخری سیڑھی پر ہی تھی جب اچانک اس کا سر چکرا گیا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر فوراً ہی رحمان وہیں پر ناشتہ چھوڑے بھاگ کر اس کی طرف آیا، اسے اپنی بازو میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، سارے حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ لا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی دیکھیں، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپ انہیں ہسپتال لے کر جائیں۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کے دماغ پر اثر پڑا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ انہیں فوراً ہسپتال لے کر جائیں، ابھی بھی ان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رحمان بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ شاید کل رات کے رحمان کے رویے کی وجہ سے ویسی ہو گئی تھی، اب رحمان کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ولیمے کی فنکشن پہ بھی وہ بالکل اداس اور خاموش لگ رہی تھی۔ اس کی فیملی سب بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ وہ بھی پہلے شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک ویسی ہو گئی تھی کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر ولیمے کے فنکشن کے دوران وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی ماما نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی رحمان بیٹا دیکھو، انابیہ کی طبیعت اور اس قدر خراب ہو چکی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک سے کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے، وہ کہنے لگی شادی سے پہلے تک تو بہت زیادہ خوش تھی، مہندی کی رات تک بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسی ہو گئی ہے، بالکل خاموش خاموش۔
मेहंदी के बाद भी और बारात वाले दिन भी हमें नहीं समझ आ रही कि अचानक से इसे क्या हो गया है। अब तो ये बात मेरे लिए परेशानी का बायस बन चुकी थी। अगर वो शादी से पहले बिल्कुल ठीक थी तो अचानक से उसे क्या हुआ था? सिर्फ अनाबिया ही बता सकती थी मुझे। रात के वक्त मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह बेड पर टेक राउंड से टेक लगाए मुसलसल सामने दीवार को घूरे जा रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वो उसके सामने बैठ गया, उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया तो उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहने लगी, आप बुरे हैं, आप मर्द लोग होते ही बहुत बुरे हैं। पहले अपने मतलब पूरे करते हैं, उसके बाद पाँव की चूती बना कर रखते हैं। बीवी को ये कहकर वो गुस्से में रहमान की तरफ देखे जा रही थी और रहमान को हैरत हो रही थी उसकी ये बातें सुनकर। उसके दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आई थी? वो कहने लगा, अनाबी तुम कैसी बातें कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देखो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बताओ। तुम उस रात की वजह से परेशान हो? वो नरमी से पूछे जा रहा था। उसके चेहरे को अपने हाथों को प्याले में लेता हुआ उसने फौरन ही रहमान का हाथ पीछे की तरफ झटक दिया। कहने लगी, प्लीज मैंने आपको बोला है ना कि मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बताती क्यों नहीं कि ऐसा तुमने रवैया मेरे साथ क्यों इख्तियार किया हुआ है? मुझसे क्या हुआ है? क्या गलती हुई है? देखो सब लोग मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं शादी से पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। सबको ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम इस कदर परेशान हो चुकी हो। देखो नाबिया मुझे बताओ। बहुत ही मोहब्बत से उसे पूछने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगी, मुझे नहीं करनी थी तुम्हारे साथ शादी। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कहने लगी, तुम्हारे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करनी थी। तुम लोग बहुत बुरे होते हो, बहुत बुरे। वो रोते हुए बोले जा रही थी और वो परेशान हो चुका था। कहने लगा, मुझे बताओ तो सही भाई, हम बुरे होते क्यों हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज आप मुझसे दूर रहें। दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। दोबारा मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझे पता है आप पहले मेरे पास आएंगे, मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, उसके बाद मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जख्म देंगे। मुझे पता है आप मोहब्बत नहीं करते, आप सिर्फ अपना मतलब पूरा करते हैं। वो रोते हुए बोले जा रही थी। उसकी बातें सुनकर रहमान का दिमाग घूम चुका था। वो जितनी उसे छोटी बच्ची समझ रहा था वो उससे ज्यादा बेवकूफ थी और छोटी थी। न जाने उसके दिमाग में ये सारी बातें किसने बैठाई थी। 3 दिन बाद उसकी आपी के घर हमारी दावत थी तो हम उसकी आपी की तरफ गए। तब वो बहुत ज्यादा खुश थी अपनी आपी से मिलने के बाद। रहमान को हैरत हो रही थी, इतने दिनों में कभी उससे इतना खुश नहीं देखा था जितना आज उसे खुश देख रहा था। वो कहने लगी, रहमान आपको पता है मुझे अपनी आपी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन उनके शौहर बहुत बुरे हैं। मैंने उसकी तरफ ना समझी से उसे देखकर कहा कि उसके शौहर ने अब ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें तो सभी बुरे लगते हैं। वो कहने लगी, मुझे डर लगता है ना अभी उसके जैसे निकलेंगे। मुझे हैरत हो रही थी कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। मतलब कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में हुआ था जिसकी वजह से वैसी बातें करती थी। जब उसकी आपी के घर पहुंचे तो वो बहुत खूबसूरत सा महालुमा घर था। सबसे पहले उसकी आपी के शौहर से मुलाकात हुई जो बहुत हसीन लेकिन बहुत एटीट्यूड वाला था। रहमान उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसकी आपी आई। वो उसे हैरत से ऐसे देखे जा रहा था जिसके चेहरे पर मार पिटाई के निशान वाज़ेह बने हुए थे। वो जल्दी से मुस्कुराती अपनी आपी के गले से लगी। कहने लगी, आपी आप कैसी हैं? साथ उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन अपनी आपी को देखती वो बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। उनकी हालत ही ऐसी थी। दावत से वापसी पर वो बिल्कुल उदास और खामोश बैठी हुई थी। अब रहमान को समझ आई थी कि वो रहमान के बारे में ऐसा क्यों सोचती थी कि वो उसे धोखा देगा। उसे मालूम था कि उसकी आपी ने अपनी पसंद से शादी की थी। उसके शौहर पहले पहल तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन जैसे उसका दिल भर गया उसके बाद उसका रवैया यूं ही बदलने लग गया, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज्यादा खौफजदा रहती थी कि कहीं रहमान भी उसके साथ ऐसा ना करे, वो भी ना बदल जाए। वो बिल्कुल खामोशी से बाहर की तरफ देखे जा रही थी। रहमान उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। कहने लगा, ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तुम्हारी आपी के शौहर की तरह बदल जाऊंगा? उसने एकदम से रहमान की तरफ देखा। कहने लगी, आपको कैसे पता? मैं ऐसे सोचती हूँ। रहमान कहने लगा, देखो मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा। तुम ऐसा मत सोचा करो। देखो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है नाबिया। वो बहुत नरमी से बोले जा रहा था और वो उसकी बात पर मुस्कुरा दी। कहने लगी, आप सच में हमेशा ऐसे रहेंगे? और रहमान ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया
और आज उस शख्स की बातें सुनकर अनाबिया को एहसास हुआ था कि वो उसे गलत समझ रही थी। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। वो बहुत मोहब्बत करने वाला था। रहमान ने इस बात को साबित भी किया था कि इसे बहुत टूट कर चाहता है। अनाबिया को भी आहिस्ता आहिस्ता इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।